आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी से संबंधित है और अगर आपको याद है मैं पिछले लेक्चर में आपसे बात कर रहा था समानता के विषय में। वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर ऑन इक्वालिटी और उस संदर्भ में मैंने जो आपसे बात किया था वो था कि समानता का जो प्रारंभिक जो बातें हैं उसका कंसेप्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस किस तरीके से दिए गए हैं। विभिन्न विचारकों ने समानता के विषय में अपने क्या संशय व्यक्त किए हैं, चाहे वो लास्की हो, चाहे वो स्टीफन हो, चाहे वो अन्य विचारक हों। इनके संदर्भ में मैंने आपसे अपने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो लेक्चर में इस बारे में बात किया था। आज के लेक्चर में थोड़ा सा इसी के आगे और बात करते हैं। अभी तक की जो बातें हुई थी वो उसमें समानता के विषय में प्रारंभिक जो यूनान जगत था उसके उस समय में, उस युग में समानता को लेकर क्या विचार था। और हमने आपको बताया था कि एक तो वो समुदाय था जो प्लेटो के विचारधाराओं को, प्लेटो या सुकरात या अरस्तु के विचारधाराओं को आगे बढ़ाता था, जो ये मानता था कि समानता एक असमानता एक प्राकृतिक एक अवधारणा है, ये एक नेचुरल ये कंसेप्ट है। इनइक्वालिटी इज समथिंग नेचुरल, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। और अरस्तु तो इस बात को लेकर चलता था कि असमानता ही मूल मंत्र होता है मनुष्य के समुदायों पर जब उसके शासन के बारे में बात आती है। इस बारे में हमने आपसे विस्तार में चर्चा किया था पिछली बारी, और साथ में हमने बताया था कि सोफिस्ट का क्या विचार है, स्टोइक्स का क्या विचार है, इन सब के बारे में बात किया था। इसी तरह से जो प्राचीन जो रोमन साम्राज्य था उसमें भी कुछ समानता से जुड़े विषय थे। पहले तो आपको पता होना चाहिए रोमन साम्राज्य का कार्यकाल क्या था। देखिए, जो रोमन पीरियड था, रोमन पीरियड को कहते हैं कि दैट केम आफ्टर द ग्रीक पीरियड। जो रोमन सभ्यता थी उसका कार्यकाल माना जाता है रफली 625 बीसी टू 475 एडी। इसके आगे तक भी वो चला, कुछ वर्षों और चला आगे, तो कुल मिलाकर कहते हैं 1000 वर्ष का ये कार्यकाल था। इट वॉज अ स्पैन ऑफ 1000 years. So the Roman civilization had remained in existence for almost 1000 years and even crossing a bit of this period. तो 625 बीसी से लेकर 475 एडी तक ये इसका कार्यकाल था, इसका अस्तित्व में रहा रोमन साम्राज्य। और ये बड़ा विशाल एक ये साम्राज्य हुआ करता था, एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। और इस सभ्यता में बहुत बड़े बड़े शासक हुए जिन्होंने, और साथ साथ बड़े बड़े विद्वान भी इसी सभ्यता में हुए। लेकिन इस सभ्यता में जब समानता को लेकर जब भी चर्चा हुई थी तो अधिकांश वो ब्लैक्स के द्वारा किया गया था, अर्थात जो अश्वेत जो मूल के जो लोग थे उनके द्वारा असमानता को लेकर समय समय पर संघर्ष किया गया था। एक जो महत्वपूर्ण जो नाम आता है संदर्भ में वो है स्पार्टाकस। स्पार्टाकस। तो स्पार्टाकस भी एक रोमन पीरियड का एक ब्लैक लीडर था और वो इस बात से आहत था कि क्यों इस प्रकार से असमानता का व्यवहार अस्पृश्यों के साथ या अश्वेतों के साथ किया जाता था उस समय में। और इसलिए उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी, एक आप कह लीजिए कि एक हिंसात्मक आंदोलन उसने आरंभ किया और उसने डिक्लेयर किया कि दैट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ इक्वल्स, अर्थात हम समान लोगों का एक राज्य बनाने जा रहे हैं, समतावादी राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं, अ स्टेट ऑफ इक्वल्स। तो इस आधार पर उसने स्टेट ऑफ इक्वल्स को बनाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसे कहते हैं क्रांतिकारी, एक हिंसात्मक आंदोलन था, उसका उसने आरंभ किया। ही फॉट फॉर मेनी ईयर्स बट अल्टीमेटली ही वॉज किल्ड, है ना। वो मारा गया इस प्रकार के युद्ध में जो इसने एक आंदोलन छेड़ा हुआ था, उसके लिए लड़ते लड़ते एक प्रकार से वो शहीद हो गया था।
क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, आप जानते हैं 1 BC में क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 BC में हुआ था। लेकिन उससे 2 शताब्दी पूर्व अर्थात 200 साल पूर्व एक और ब्लैक लीडर हुआ करता था जिसका नाम था अरिस्टोनिकस। अरिस्टोनिकस, ARISTONICUS, अरिस्टोनिकस। तो अरिस्टोनिकस भी एक ब्लैक लीडर था। उसने भी स्पार्टाकस का अनुसरण करते हुए इस बात की पहल किया था कि एक ऐसा आंदोलन, इस प्रकार का आंदोलन चलाया जाए, पुनः चलाया जाए, जागृत किया जाए, जिससे कि जो जो अश्वेत वर्ण के लोग थे, अश्वेत समुदाय के लोग थे, उनको न्याय मिल सके और एक समानता की अवस्था, एक समानता का युग की स्थापना हो सके। बट अल्टीमेटली जिसे हम कहते हैं द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो भी इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में उसकी भी हत्या हो गई थी। तो इस तरह से रोमन पीरियड में कुछ कुछ इस प्रकार के समानता को लेकर विचारधाराएं थी और समाज बटा भी हुआ था। एक वो समाज था जिसे हम कहते हैं श्वेत समाज था, जो रोमन्स थे, और दूसरे थे कि जो बाहर से आए हुए लोग थे जिसमें ब्लैक्स शामिल हैं। उस प्रकार के लोगों ने, उन समुदाय के लोगों ने समानता के लिए काफ़ी संघर्ष किया, आंदोलन चलाया। लेकिन रोमन जो पीरियड है, उस पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण विधि से संबंधित, आप कह लीजिए कि विधि से संबंधित आविष्कार भी हुए, नई नई अवधारणाएं भी सामने आई। जैसे एक जस्ट नेचुरल एक अवधारणा है। जस्ट नेचुरल अर्थात जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉ, अंग्रेजी में हम कहेंगे नेचुरल लॉ या प्राकृतिक विधि, है ना, नेचुरल, जस्ट नेचुरल। इसी तरह से जस्ट सिविले, जस्ट सिविले, JUS को कहते हैं जस्ट, सिविले को कहते हैं CIVILE, सिविले। तो जो जस्ट सिविले है उसको कहा जाता है सिविल लॉ। और जस्ट जेंटियम, जस्ट जेंटियम, JUS, जस्ट जेंटियम, GENTIUM, जेंटियम। तो इस तरह से जस्ट जेंटियम, जस्ट सिविले और जस्ट नेचुरल, ये 3 नाम के जो विधियों का आपके लिए सृजन किया गया था, विधियों की जो एक अवधारणा व्यक्त करी गई थी उस रोमन साम्राज्य में, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण देन है रोमन पीरियड की या रोमन साम्राज्य की। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, डिस्पाइट सो मच ऑफ लीगल, यू कैन से लीगल डेवलपमेंट, legal explanations given by stalwarts of the Roman period, still there was a division, or we can say deep division within the Roman period or the Roman Empire. इतना सब कुछ बौद्धिक, इतनी विधिक बौद्धिकता के बाद भी, इतने विद्वानों के होने के बाद भी वो समाज विभाजित था। और इसलिए उन समाजों में भी, उस प्राचीन समाज में भी समानता के लिए आंदोलन किया गया था अश्वेतों के द्वारा। अब देखिए, समानता को लेकर मध्यकाल में भी कुछ विवरण हमारे सामने आता है, क्योंकि असमानता एक ऐसा विषय रहा है। समानता के लिए ये असमानता, मूल रूप से आप कहिए असमानता, इनइक्वालिटी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, नॉट ओनली इन टूडेज टाइम बट फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। बहुत प्राचीन समय से ही असमानता को लेकर समाज में बेचैनी थी, अनरेस्ट हुआ करता था। और साथ ही साथ देयर वर मेनी थिंकर्स, देयर वर मेनी इंटेलेक्चुअल्स who were trying to focus on the idea of equality, how to do away with inequality. So in this respect we next come to the medieval period. रोमन साम्राज्य के बाद अब कुछ बातें मध्यकाल के बारे में भी जान लेना चाहिए, जो वो हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी का, द एज ऑफ क्रिश्चियनिटी। मध्यकाल था चर्च पीरियड का, मध्यकाल को हम कहते हैं, ये वो काल था जब चर्च का आप कह लीजिए कि एक वर्चस्व स्थापित हो गया था। देयर वॉज अ डोमिनेंस ऑफ चर्च ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। इन फैक्ट द मिडिवल पीरियड इज ऑल्सो नोन फॉर द डोमिनेंस ऑफ मोनार्की, फ्यूडलिज्म, बट ओवर एंड अबव ऑल दीज थिंग्स चर्च और ये जो सामंतवाद है और जो राजशाही थी, यानी इन दोनों के ऊपर चर्च का बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित हो गया था मध्यकाल में। तो इन इफेक्ट वी कैन से दैट द मिडिवल एरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। मध्यकाल 3 भागों में विभाजित था। वो समय, वो युग, वो समाज 3 भागों में विभाजित था। सबसे शीर्ष पर था चर्च, दूसरे नंबर पर, और बाकी दूसरे नंबर पे था राजशाही, और तीसरे नंबर पे था फ्यूडलिज्म यानी सामंतशाही। तो कुल मिलाकर समाज में 3 प्रमुख शक्तियां थी। समाज में कुल मिलाकर 3 प्रमुख
शक्तियां थी या कारक थे। जो चर्च था, फ्यूडल्स थे और साथ साथ मोनार्क्स थे। इन तीनों में समाज बटा हुआ था। लेकिन जैसा हमने कहा कि इस सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा वर्चस्व था वो चर्च का था। अब देखिए, जो चर्च इनिशियली द चर्च फिलोसफर्स दे प्रोपोनेटेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। प्रारंभ में तो चर्च के जो समुदाय के जो लोग थे, जो जैसे प्रीस्ट होते थे, पोप्स होते थे, उन सब ने मनुष्य की समानता के बारे में बात करना आरंभ किया। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आया इस चर्च पीरियड में, इस क्रिश्चियनिटी के समय में एक ऐसा पीरियड आया when the powers of the churches got monopolized in the priest or in the popes। यानी चर्च का जो वर्चस्व था, अभी तक कहा जाता था द चर्च वॉज अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द फेथफुल्स। चर्च क्या था? यानी उपासकों का या आप कह लीजिए अनुयायियों का एक समूह था, हुआ करता था, एक संगठन था, फेथफुल्स था। इट वॉज अ कॉन्ग्रीगेशन, इट वॉज अ कलेक्टिविटी ऑफ द फेथफुल्स। अर्थात जो लोग एक प्रकार की विचारधारा के लोग थे, अर्थात जो लोग जीसस में विश्वास रखते थे कि दैट जीसस वॉज देयर अल्टीमेट गॉड। So those people who had faith in this kind of notion that Jesus was their supreme Lord, he was the supreme Almighty, those people were called as the faithfuls। उनको कहा जाता था ये अनुयायी हैं, वो जीसस के अनुयायी थे। और इसलिए चर्च उन्हीं अनुयायियों का एक संगठन था, उन्हीं अनुयायियों का एक समूह हुआ करता था। तो जब तक इस प्रकार की एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था चर्च का, जब तक चर्च में एक प्रकार से इस लोकतांत्रिक भावना के आधार पर जब तक चर्च चल रहा था, तब तक तो समानता की बात को लेकर कहा गया था, को लेकर समर्थन दिया गया था कि हाँ, चर्च में सभी व्यक्ति समान होते हैं। ऑल फेथफुल्स आर इक्वल वेदर दे आर रिच और वेदर दे आर पुअर। चाहे वो अनुयायी गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अशिक्षित हो, ये सारे अनुयायी, वो सारे जीसस के अनुयायी सब समान हैं। सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन चर्च में भी इनइक्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। किस तरह से? अर्थात वो इस तरह से कि जो फेथफुल्स जो हुआ करते थे, अब इन फेथफुल्स की जगह द आइडिया ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्ट स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड। The popes, they became the power of centers. Within church, popes gradually they became, not overnight, but gradually over a period of time, over a period of, you can say, decades, they started, they gained more and more powers at the expense of the faithfuls। अर्थात समय के प्रवाह के साथ धीरे धीरे उनकी शक्ति में, पोप्स की शक्ति में वृद्धि होती चली गई। जो अभी तक शक्ति फेथफुल्स के पास हुआ करती थी, यानी फेथफुल्स यानी अनुयायियों के समूह में हुआ करती थी, पूरे चर्च में हुआ करती थी, अब वो शक्ति निकलकर अब पोप्स में केंद्रीकरण उसका होने लगा। तो अब उन्होंने कहने लगे, तो चर्च कहने लगे कि ये जो चर्च के जो प्रीस्ट कहने लगे, इक्वालिटी इज समथिंग दैट लाइज ओनली इन द आईज ऑफ द गॉड। अर्थात ये समानता का मुद्दा ऐसा है कि जो ईश्वरीय दृष्टि में ये बिल्कुल सही है। ईश्वर चाहते हैं कि सब समान हो। But by implication they meant that in church that not everyone was equal। ईश्वर की दृष्टि में तो सब समान हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि चर्च की दृष्टि में सब समान हैं। क्योंकि अगर ऐसा कह रहे थे तो जो पोप्स की जो वर्चस्व था, एकाधिकार की जो शक्ति थी, संभवतः वो समाप्त हो जाती। इसलिए उन्होंने इस बात को प्रश्रय नहीं दिया, इस बात को उन्होंने समर्थन नहीं दिया कि चर्च में सभी व्यक्ति समान है, सारे अनुयायी समान है। एक समय तो था जब सारे फेथफुल्स, जब सारे अनुयायी सब समान थे, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया कि जब शक्तियां निकलकर, जब ये सारी शक्ति, ये सारा प्रभाव इन फेथफुल्स के हाथ से निकलकर पोप्स के चर्च में कंसंट्रेट होने लगा। एंड द पोप्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन देयर पावर्स, दे बिकेम, यू कैन से, आर्बिट्रेरी, अर्थात निरंकुश होने लगे। अब ये बताने लगे कि चर्च कैसे चलेगा। अभी तक एक संगठन था, एक समूह था चर्च को चलाने के लिए, लेकिन अब इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि चर्च कैसे चलाया जाएगा। जो पोप कहेगा वही अंतिम वाक्य होगा। दैट विल बी द फाइनल वर्ड, द वर्ड दैट वॉज अटर्ड, दैट विल बी फाइनल, दैट वर्ड ऑफ द पोप्स विल बी फाइनल, एंड देयर विल बी नो अथॉरिटी टू क्वेश्चन द पोप्स।
और द डिक्टेट्स और द कमांड्स और द ऑर्डर्स ऑफ द पोप्स। तो इस कारण से क्या हुआ, द चर्च बिकेम आर्बिट्ररी, दे बिकेम सेंटर्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, अर्थात वो निहित स्वार्थों के केंद्र बनने लगे। और इसीलिए देखिए इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के विरुद्ध मिडिवल पीरियड में ये एक कंसिलियर मूवमेंट चलाया गया। कंसिलियर मूवमेंट यानी परिषदीय आंदोलन। तो जो मध्यकाल में परिषदीय आंदोलन चला, उसने यही डिमांड किया कि द होल काउंसिल ऑफ द चर्च शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द चर्च। जो परिषदीय आंदोलन था, ये आंदोलन ये कहता था कि चर्च की जो भी रूपरेखा है, जो कुछ करना है चर्च को, वो पोप नहीं करेगा बल्कि चर्च की परिषद करेगी, यानी जनरल बॉडी आप कह लीजिए, सामान्य सभा जो होगी चर्च की, वो इस प्रकार के उसके दिनचर्या के संबंधी कार्यों में उसका ही निर्णय होना चाहिए। अर्थात चर्च कैसे चलेगा, उसकी नीतियां क्या होंगी, उसके कार्यक्रम क्या होगा, ये सब वो काउंसिल तय करेगी, द काउंसिल ऑफ द चर्च। और इसके कुछ ऐसे जो विचारक थे, जो दार्शनिक थे, जो चर्च रिफॉर्मर्स जिसे हम कहते हैं, चर्च सुधारक जिनको हम कहते हैं, उसमें जैसे विलियम ऑफ ओकम है, जॉन ऑफ सैलिसबरी था, डांते एलिजरी था, है ना, निकोलस ऑफ क्यूजा था, गियर्सन था। ये सब ऐसे विचारक थे। निकोलस ऑफ क्यूजा, गियर्सन, GEARSON, गियर्सन, निकोलस ऑफ क्यूजा, क्यूजा की स्पेलिंग है CUSA, क्यूजा, है ना। डांते एल्जरी, डांते DANTE, डांते एल्जरी ALLEGERI, एल्जरी। विलियम ऑफ ओकम, विलियम ऑफ सैलिसबरी, ये कितने सारे ऐसे विचारक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने चर्च को सुधारने के लिए अपनी आवाज उठाई। who gave a voice to the reformation of the church. Therefore the idea of equality, with a view, this was all done with a view to re-establish the idea of equality in the eyes of the church. इस बात के लिए आंदोलन किया गया है, जितना हमने नाम बताया, निकोलस ऑफ क्यूजा, गियर्सन और सैलिसबरी और ओकम, इन लोग का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने चर्च में फिर से वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए अपनी आवाज मुखर किया और उन्होंने पोप के वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन खैर बहुत ज्यादा कुछ तो इसमें सफलता मिली, लेकिन अल्टीमेटली पोप्स रिमेन अ वेरी डोमिनेंट फिगर इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च। और पोप्स की बहुत आगे तक का, कई वर्षों तक इनका महत्व और इनका वर्चस्व बना रहा। तो इसलिए अब चर्च ने कहना शुरू कर दिया, नहीं पोप्स ने कहना शुरू कर दिया, ठीक है, समानता का विषय तो महत्वपूर्ण है और ये होना चाहिए, लेकिन समानता ईश्वर की दृष्टि में तो बिल्कुल सर्वोत्तम है, बिल्कुल ईश्वर ने सबको समान ही बनाया है। लेकिन इस प्रकार की विशुद्ध समानता तो केवल व्यक्ति को हेवेंस में मिल सकती है, स्वर्ग में मिल सकती है, कम से कम इस पृथ्वी पर तो नहीं मिल पाएगी। अब देखिए कौन कह रहा है, ये चर्च के जो प्रतिपादक है, अर्थात जो पोप्स हैं, वो कहते हैं कि अगर समानता की आप कल्पना करते हैं तो इसमें आपको स्वर्ग में जाना होगा, स्वर्ग में ही एब्सोल्यूट इक्वालिटी मिल सकती है, लेकिन पृथ्वी पर, इस भूलोक पर तो समानता बिल्कुल जैसे आप कल्पना करते समानता की वैसे नहीं मिल सकती है। और क्योंकि इसका कारण और भी था, क्योंकि चर्च का जो संगठन था वो उसमें एक तो सबसे ऊपर तो पोप्स थे या प्रीस्ट थे, दूसरे नंबर पर नोबिलिटी हुआ करता था और तीसरे नंबर पे जो कॉमन मैन होते थे, कॉमन मैन यानी क्लर्जी था। क्लर्जी का मतलब है जो चर्च के रख रखाव करने वाले थे, अर्थात प्रीस्ट थे, पोप्स थे, सबसे बड़ी शक्ति इनके पास ही। नोबिलिटी कौन होता था? नोबिलिटी अर्थात जो रॉयल जो लोग होते, जो शाही घराने के जो लोग होते थे, उनको भी चर्च में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। तो अर्थात जो दूसरे कैटेगरी के जो लोग थे जिनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, आपके लिए मोनार्की, जैसे हमने शुरू में कहा था, राजतंत्र, तो राजतंत्र से संबंधित जो लोग थे वो भी उस समय के सोशल स्ट्रक्चर में, सामाजिक संरचना में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और तीसरे नंबर पर आते थे कॉमनर्स, अर्थात सामान्य आदमी या आम आदमी। तो इसलिए ऐसे बटे हुए समाज में, इस विभाजित समाज में तो समानता कहीं दिखती ही नहीं थी। इसीलिए जो पोप्स कहते थे कि आप समानता के बारे में बात करेंगे तो आपको तो स्वर्ग की ओर देखना चाहिए, आपको तो फिर ईश्वर की अध्ययन करना चाहिए, सारी जानकारी समानता की वही मिलेगी। लेकिन अगर आप वास्तविक जीवन में
देखना चाहते हैं तो कम से कम समानता वास्तविक जीवन में तो नहीं मिल पाएगी, भले ही हम इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो समानता, जो एक विशुद्ध समानता आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति समान हो जाए, पोप और आम आदमी सब समान हो जाए, दोनों साथ उठे बैठे खाए पिए, उन्होंने कहा ये अवधारणा तो प्राप्त कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर मध्यकाल में ये विषय था, समानता को लेकर समाज बटा था, इसलिए समानता की अवधारणा का कोई महत्व नहीं था, अधिकांश असमानता का वो युग था मध्यकाल। अब इसके बाद जब हम आधुनिक समय में आते हैं, व्हेन वी कम टू द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड देखिए आरंभ होता है बेसिकली, आप कह लीजिए कि इट बिगिंस विद द 19 मॉडर्न पीरियड तो शुरू हो जाता है जब मध्यकाल समाप्त होता है। मध्यकाल जो समाप्त होता है दैट एंड्स समवेयर अराउंड द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में आकर मध्यकाल का अंत हो जाता है। और मध्यकाल के अंत के बाद देर आर मेनी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, फॉर एग्जाम्पल मैकियावेली इज देयर, देर इज मोदा, एंड देन देर आर सो मेनी अदर थिंकर्स, फॉर इंस्टेंस देर इज मॉन्टेस्क्यू, देन देर इज बेंथम, देर इज मिल, देर इज थॉमस एल ग्रीन, सो मेनी अदर स्कॉलर्स। लेकिन जब हमने कहा 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग आरंभ हो जाता है, तो आधुनिक युग में जब हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि समानता का विषय एक नए प्रकार से सामने आता है। अब देखिए जो 16वीं शताब्दी, जो 16वीं 17वीं शताब्दी यूरोप था, वहाँ पर मध्यकालीन जो प्रवृत्तियाँ थीं, जो समाज में जो जैसे हमने कहा कि जो पोपशाही थी या राजशाही थी या सामंतशाही थी, इनके विरुद्ध बगावत हुई। There was a general, you can say, resentment against these dominant tendencies of the medieval period. तो आधुनिक काल में जैसे जैसे आधुनिक काल आने लगा, और आधुनिक काल कैसे आने लगा, विद द ग्रोथ इन द साइंटिफिक इनोवेशंस। यूरोप में जो वैज्ञानिक जो खोज आरंभ हुई, अब वैज्ञानिक जो आविष्कार आरंभ हुए, कई सारी चीज़ों में आप जानते हैं, आप साइंस के विद्यार्थी भी रहे होंगे हाई स्कूल तक, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे टेलीस्कोप है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, और कई सारे जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कई सारे केमिकल्स, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की खोज करी जाने लगी, आविष्कार किया जाने लगा। और एक तो ये कारण था साइंटिफिक इनोवेशन जिसको हम कहते हैं। दूसरा एक कारण था आधुनिक समय का आरंभ होने का कारण, वो ये था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति 16वीं शताब्दी से आरंभ होना शुरू हो गई। यानी इन प्रवृत्तियों ने जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थे, साइंटिफिक जो एडवांसमेंट था, साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो एक नया कल्चर चला, मनुष्य अपनी बौद्धिकता के आधार पर नई नई चीज़ों के बारे में बात करने लगा था। साथ ही साथ जो आर्थिक क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति हुई, उद्योग जगत में जो इतनी बड़ी क्रांति हुई, नए नए प्रकार के उद्योगों के बारे में बात करी जाने लगी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के माध्यम से, उसने मध्यकाल को धीरे धीरे किनारे कर दिया, उस पर ग्रहण लगा दिया। तो अब देखिए जब ये आधुनिक समय आता है आया, इस आधुनिक समय में जिसे हम कहते हैं रेनेसा का पीरियड आता है। रेनेसा और रिफॉर्मेशन, दीज आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो अर्थात जिसे रेनेसा कहते हैं पुनर्जागरण, रेनेसा इस पुनर्जागरण एंड रिफॉर्मेशन इस सुधार। तो ये यूरोप की बहुत बड़ी, ये आप कह लीजिए कि एक देन थी कि यूरोप के 16वीं शताब्दी में, यूरोप 15वीं शताब्दी से ही यूरोप में पुनर्जागरण हो गया, शुरू हो गया। जैसे मैकियावेली ने इस बारे में काफ़ी बात किया, उसने इटली के बारे में जो वर्णन किया है अपने डिस्कोर्सेस में और प्रिंस में, वहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो रेनेसा था, और जो जैसे फ्रेंच एनलाइटनमेंट के बारे में बात करते हैं, फ्रांस का जो समाज था उस समय का समाज था जिसमें रूसों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। इस सब ने बौद्धिकता को लेकर बड़ा काफ़ी कुछ इस पर विचार विमर्श किया है, ध्यान आकर्षण किया है। तो जो यूरोप में रेनेसा और रिफॉर्मेशन की जो एक पद्धति आरंभ हुई, उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। मध्यकाल का उसने अंत किया रेनेसा और रिफॉर्मेशन ने, और आधुनिक युग को इसने आरंभ कर दिया। तो रेनेसा पुनर्जागरण का मतलब है अपने दर्शन के प्रति, जो अरिस्टोटल और सुकरात के समय में जो दर्शन था उस दर्शन की पुनः स्थापना हुई। साथ ही साथ जो कला था, इतिहास था, है ना, तो इस तरह का जो दर्शन था, इन सब की पुनर्स्थापना आरंभ होने लगी। मनुष्य की बौद्धिकता की या विवेक शक्ति की पुनर्स्थापना आरंभ हुई। अर्थात जो मध्यकाल का जो समय था, केवल धर्म और आडंबर, इस तरह से धर्म के नाम पर जो युद्ध हो रहे थे,
कन्वर्जन हो रहे थे, उन चीज़ों का अंत हो गया था। अब मनुष्य अब बौद्धिकता की ओर अपने दिमाग से ज़्यादा कुछ सोच रहा था। इसी को कहते हैं रिनेसा। और रिफॉर्मेशन भी इसी तरह से, यानी जो धार्मिक सुधार था, सामाजिक सुधार के जो कार्यक्रम थे, इन सब रिनेसा और रिफॉर्मेशन ने मिलाकर आधुनिक युग का सूत्रपात किया। तो अब देखिए, जैसे जैसे आधुनिक समय आया, वैसे वैसे चीज़ों में बदलाव, परिवर्तन आना शुरू हो गया। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें हम कहते हैं कि द बिल ऑफ राइट्स, 1628 का बिल ऑफ राइट्स था, 1629 का द पिटिशन ऑफ राइट्स, है ना, द पिटिशन ऑफ राइट्स, द बिल ऑफ राइट्स, 1628 का द बिल ऑफ राइट्स, द पिटिशन ऑफ राइट्स, 1688 का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, है ना, स्वर्णिम क्रांति थी 1688 की। ये सब क्या है? दीज आर सर्टन यू कैन से लिबरल डेवलपमेंट्स। ये कुछ ऐसे उदारवादी घटनाएं हुई थी जिनके माध्यम से मनुष्य ने अपने अधिकारों के बारे में कहना शुरू किया, यानी सबके अधिकार होने चाहिए, सबके लिए समानता का विषय होना चाहिए, सब लोग समान समझे जाने चाहिए। द बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का प्रपत्र। तो अधिकार किसके लिए होगा? अधिकार सबके लिए होगा, केवल राजाओं के लिए नहीं, केवल शाही घरानों के लिए नहीं, बल्कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी अधिकारों का एक प्रपत्र बनाया गया जो सब पर लागू होता था। तो इस तरह से इंग्लैंड में इस तरह के ये परिवर्तन दिखने शुरू हो गए। अगर हम 1776 को आप देखेंगे तो 4 जुलाई 1776 को एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी, दैट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा करी गई थी। इस उद्घोषणा में ये थॉमस जेफरसन ने, जो इसके सूत्रधार थे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के, उन्होंने क्या कहा? बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी उसमें। उन्होंने लिखा, वी होल्ड these truths to be self-evident that all men are born equal, that they are endowed with certain inalienable rights, that the chief among them are the rights to life, liberty and the pursuit of happiness. We hold these truths to be self-evident, यानी उसकी जो आरंभिक पंक्तियां क्या हैं? वी होल्ड दिस ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इन बातों को स्वयं सिद्ध मानते हैं, स्वयं स्पष्ट मानते हैं। वी होल्ड दिस ट्रुथ्स, ये कुछ ऐसी बातें, ऐसे सत्य हैं जो स्वयं स्पष्ट हैं, इनको समझाने की बात जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, कि सभी व्यक्ति समान उत्पन्न हुए हैं। एवरी मैन इज बॉर्न इक्वल, सभी व्यक्ति समान उत्पन्न हुए हैं। एंड दे आर एंडाउड विथ सर्टन इनएलिएनेबल राइट्स, और उनके पास कुछ जिसे कहते हैं इनएलिएनेबल अर्थात अहस्तांतरणीय अधिकार हैं। अहस्तांतरणीय, इनएलिएनेबल अर्थात अपृथक्करणीय, जो ऐसे अधिकार हैं जो उनसे अलग नहीं किए जा सकते हैं। उनके अधिकार ऐसे हैं कि जो उनसे अलग नहीं किए जा सकते, कोई छीन नहीं सकता है, कोई वापस नहीं ले सकता उनके अधिकार। एंड द चीफ अमंग देम आर द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और आपके लिए सुख प्राप्त करने का अधिकार। द परसूट ऑफ हैप्पीनेस यानी आप प्रसन्न रहने का अधिकार। ये 3 उनके अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्न रहने का, आनंद में रहने का, खुश रहने का जो अधिकार है, ये 3 अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। इसलिए इन्होंने इन 3 अधिकारों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया दैट ऑल मैन आर इक्वल। केवल राजाओं को, महाराजाओं को, केवल चर्च के पोप्स को या प्रीस्ट को ही केवल या सामंत शाहियों को, केवल सामंत और सामंतवादियों को नहीं, बल्कि सभी लोगों को खुश रहने का अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये देखिए, ये 4 जुलाई 1776 को ये डिक्लेरेशन आया अमेरिका के इंडिपेंडेंस का। तो अर्थात ये दिखा रहा है कि समानता के बारे में क्या क्या इनकी किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ी आधुनिक युग के आरंभ होने के बाद। तो जब आधुनिक युग आरंभ होता है तो चूंकि इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए साइंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में, इन सारे जो परिवर्तन हुए, नए नए जो घटनाएं हुई, नए नए जो आविष्कार हुए, इससे मनुष्य की बुद्धि खुली, मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ। और इस विकास, जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे उसने अधिक स्वतंत्रता के बारे में, उसने राइट टू लाइफ, लिबर्टी, स्वतंत्रता के बारे में, जीवन के बारे में, प्रसन्न रहने के बारे में उसने अधिकारों की मांग करना शुरू किया और कहा ये सारे अधिकार, ये सभी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए बने हुए हैं और इसलिए इन अधिकारों के आधार पर ऑल मेन आर इक्वल। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसी तरह जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था
1789 का जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें तो 3 जो वर्ड्स कहे गए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसके तो मूल मंत्र ही है 1789 की जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी ये बता रहा है कि फ्रांस की जो 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 क्रांति हुई है वो 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हुआ है, अर्थात स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और बंधुत्व के लिए। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व के लिए, जब फ्रेटर्निटी वर्ड यूज होता है यानी डिग्निटी ऑफ मैन, केवल बंधुत्व नहीं, मनुष्य की गरिमा और सम्मान के लिए ये युद्ध किया गया था, ये क्रांति करी गई थी। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, अमेरिका की जो स्वतंत्रता की उद्घोषणा, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थे और इसके आधार पर समानता की जो अवधारणा थी और अधिक आधुनिक काल में आकर स्पष्ट हुई। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो फिर भी ये जो बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं हुई, यानी ब्रिटेन में जो बिल ऑफ राइट्स था, पिटिशन ऑफ राइट्स था, या ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, या जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, या फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी, इन सब के होने के बाद भी द इशू ऑफ इनइक्वालिटी was hotly debated in the society। असमानता का मुद्दा फिर भी बहुत गरमाया हुआ था उस समय के समाज में। यानी ये हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी है ना, 18वीं 19वीं शताब्दी। जो इंग्लैंड के जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, स्वर्णिम क्रांति थी, वो तो 17वीं शताब्दी, 1688 का मतलब है 17वीं शताब्दी। जो अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था 1776, इसका मतलब वो 18वीं शताब्दी। और 18वीं शताब्दी में ही फ्रांस की जो डिक्लेरेशन जो राज्य क्रांति है, तो यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी, 17th और 18th जो सेंचुरी है, इन दोनों सेंचुरीज में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है समानता को लेकर। कम से कम आधिकारिक रूप में, ऑफिशियल लेवल पर इस बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विषय है, समानता एक महत्वपूर्ण विषय है और समानता को स्थापित किया जाना चाहिए, असमानता का अंत किया जाना चाहिए। 20वीं शताब्दी में हम आकर देखते हैं, 20वीं शताब्दी में, ये 18वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में देखा गया जो कई प्रकार के जो रिफॉर्म एक्ट्स पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। यानी जो जैसे 1832 का जो रिफॉर्म एक्ट था, 1832 है, 1849 है, 1864 है, ये सारे जो रिफॉर्म एक्ट्स हैं यानी सुधार अधिनियम, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने समय समय पर ये इस प्रकार के सुधार नियम बनाए, रिफॉर्म एक्ट्स बनाए, उसमें धीरे धीरे इस बात को स्वीकार किया जाने लगा कि समानता की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है समानता की, इसको समाज में स्थापित किया जाना चाहिए और जब तक इसकी स्थापना नहीं होगी समाज यूं ही बटा रहेगा। तो कम से कम देखिए, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो समय है, इसमें सबसे बड़ी जो डिमांड थी इक्वालिटी को लेकर, दैट वाज द लीगल इक्वालिटी। इन सब में सबसे बड़ा 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी मांग थी समानता की थी, वो थी लीगल इक्वालिटी को लेकर था, अर्थात वैधानिक या संवैधानिक समानता को लेकर यह डिमांड थी। क्यों वैधानिक, क्यों लीगल इक्वालिटी के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी उस समय? आप जानते हैं बेंथम वॉज ऑल्सो देयर। Bentham was there in the year during the year 1739 or 40 around that time। बेंथम, जो जर्मी बेंथम है, बहुत बड़ा लीगल स्कॉलर था, उसने भी काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन ये क्यों ये सारी बात हो रही थी? इसका कारण ये है कि देखिए, जो मध्यकाल में जो क्लर्जी था, जो यानी क्लर्जी का मतलब जो चर्च का जो पोप हुआ करता था, जो प्रीस्ट हुआ करता था, या जो सामंत हुआ करते थे, या जो राजशाही के जो लोग थे, मोनार्की के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी शक्ति को इस तरह से स्थापित किया कि उसको बिल्कुल एकदम, कह लीजिए कि एकदम लीगल फाउंडेशन में उसको स्थापित कर दिया, उसको एक वैधानिक एक स्वरूप दे दिया। ये जितने जो महारथी लोग थे, मध्यकाल के जो लोग थे, चाहे पोप शाही रही हो, राजशाही रही हो, सामंत शाही, इन सब से जुड़े हुए जो लोग थे, इन्होंने अपने निहित स्वार्थों को और मजबूत करने के लिए इन्होंने इसको एक कानूनी एक स्वरूप दे दिया था। कहने लगे थे कि भाई, तो ईश्वर की इच्छा है कि पोप ही चर्च का सर्वोच्च व्यक्ति होगा और वो जो कहेगा उसी के अनुसार ही ईश्वर की वाणी की व्याख्या करी जाएगी। जो पोप कहेगा वही ईश्वर की वाणी होगी
और जो जो पोप कहेगा उसी के आधार पर चर्च चलेगा, उसी के आधार पर वो क्रिश्चियनिटी का धर्म चलाया जाएगा। तो अर्थात एक प्रकार से उन्होंने अपनी एक लीगल एक आप कह लीजिए एक लीगल आप कह लीजिए कि एक लीगल फॉर्मेट दे दिया अपनी शक्ति को, एक कानूनी जामा पहना दिया अपनी शक्ति को, चाहे वो पोप रहे हो, चाहे वो सामंत शाही रहे हो, चाहे वो राजा लोग रहे हो। तो अर्थात ये जो इतना ज़्यादा इन्होंने समाज को अपने 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 हाथों में जकड़ लिया था, अपनी अपनी शक्ति को इतना ज़्यादा वैधानिक रूप में स्थापित कर लिया था, इसी को तोड़ने के लिए ही ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में सबसे बड़ा मुद्दा बना। यानी लीगल इक्वालिटी, ये कहा गया कि देखिए जैसे हमने कहा ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स आया 1628 में, पिटिशन ऑफ राइट्स आया 1629 में। हर व्यक्ति को याचना का अधिकार है, याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है, जो पिटिशन ऑफ राइट्स है। अपने अधिकार यानी पिटिशन यानी अपने अधिकारों को मांगने का, क्लेम करने का सभी व्यक्ति को अधिकार है। बिल ऑफ राइट्स हर व्यक्ति के अधिकार हैं, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राजा का ये अधिकार है, सामान्य व्यक्ति का ये अधिकार है। एवरीवन इज अंडर द लॉ। ठीक है, राजा को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलेंगी, वो अलग बात है, विशेष अधिकार होंगे, वो तो आज भी है, हमारे देश में भी है, जो राष्ट्रपति उसको कुछ विशेष अधिकार है। लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं कहा जाएगा कि ही इज अबव द लॉ और ही इज अ इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, ये कभी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए ये जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस डेवलपमेंट की खास बात ये रही है कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द लीगल इक्वालिटी, दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट द लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। और इसलिए ब्रिटेन में जो रिफॉर्म एक्ट्स हुए 1832, 1849, 1864, जो अलग अलग समय में जो रिफॉर्म एक्ट्स आए ब्रिटेन में, वो इसी बात को धीरे धीरे स्थापित करने के लिए कि हाँ, जब तक कानूनी रूप में समानता को स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कानून के द्वारा समानता को नहीं स्वीकार किया जाएगा, तब तक सारी समानता के बारे में बात ही करना बेकार है। और इसीलिए जो अमेरिका का जो डिक्लेरेशन था 1776 का, या जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति 1789 में भी जो उसकी उद्घोषणाएं थी, इन सब ने उसको एक कानूनी स्वरूप देने का प्रयास किया। तो ध्यान रखिएगा 18वीं और 19वीं शताब्दी में समानता को लेकर जो सबसे बड़ा मंथन था, विचार विमर्श था, वो था वैधानिक समानता का विषय, दैट इज द इशू ऑफ लीगल इक्वालिटी। यानी इसको कैसे किया जाए। और इसलिए क्योंकि जो मध्यकाल में जो निहित जो वर्ग थे, जो आप कह लीजिए कि जो निहित स्वार्थ वाले जो वर्ग थे, जो 3 हमने वर्ग बताए, उन तीनों ने जिस तरह से समाज को अपने अपना एक अपना जागीर समझ लिया था, जो वो कहेंगे वही होगा, इस चीज को तोड़ने के लिए और सभी व्यक्तियों को एक समान धरातल पर लाने के लिए इस प्रकार की ये विचारधाराएं या इस प्रकार की ये वैधानिक समानता के बारे में ये बात होना शुरू हुई। और इसीलिए जैसे हमने कहा रेनेसा या रिफॉर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इसने लोगों के बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाया। यानी जो बड़े बड़े जो आपके लिए दार्शनिक थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे यूरोप में, हमारे देश में भी था। आप जानते हैं राजा राम मोहन रॉय का नाम है, स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ भी 19वीं शताब्दी में दार्शनिक थे, आप कह लीजिए कि बुद्धिमान लोग थे, विवेकशील लोग थे, जिन्होंने पुनर्जागरण को लेकर यानी अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को, अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और यही बात यूरोप में करी गई। तो यूरोप में जो रिनेसां रिफॉर्मेशन हुआ उसने, और साथ साथ हमारे देश में, दुनिया के अन्य भागों में जहाँ जहाँ इस प्रकार का पुनर्जागरण का दौर लौटा या आया, वहाँ असमानता के ऊपर प्रहार किया गया। और इसीलिए हमने बार बार आपको बताने की चेष्टा किया है कि लीगल इक्वालिटी एक बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि ये माना जाने लगा जब तक लिखित रूप में यह स्वीकार न कर लिया जाए कि समानता का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो कानूनी मुद्दा है, विधिक विषय है, जब तक इस बात को कानूनी भाषा में नहीं लिख दिया जाएगा, तब तक समानता के बारे में कोई भी बात करना व्यर्थ है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में समानता को लेकर ये एक बहुत बड़ा एक विषय बना। और इस संदर्भ में हमने जैसे बताया, कई विचारकों ने, कई बुद्धिमानों ने, बुद्धिजीवियों ने इस संदर्भ में अपनी अपनी बात इसमें कही है।
तो ये हुआ था 18वीं और 19वीं शताब्दी के संदर्भ में। अब देखिए जो 20वीं शताब्दी में कुछ और भी, अब 20वीं शताब्दी में अगर हम बात करेंगे कुछ और बल्कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में लीगल इक्वालिटी के अलावा कुछ और भी था। दूसरे प्रकार के भी इक्वालिटी के बारे में बात करी गई। दैट वाज द सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, अतः सामाजिक आर्थिक जो समानता है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। हमने आपको बताया था कि देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये आरंभ हुआ पाश्चात्य समाजों में, विशेष रूप से यूरोप में जहाँ पर औद्योगिक क्रांति आपके लिए औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहीं से फला फूला और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा, जैसे जैसे इसका विकास हुआ, प्रगति भी, वैसे वैसे क्या हुआ, एक तरफ तो मध्यकाल का समय उससे आप कह लिए कि उससे आच्छादित हो गया, मध्यकाल का समय चला गया, औद्योगिक विकास होने के कारण वो एकदम उसके ऊपर ग्रहण लग गया, मध्यकाल के महत्व था वो समाप्त हो गया और उसकी विभीषिका समाप्त हो गई। तो आधुनिक समय में औद्योगिक क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, लेकिन जहां पर उसने नए युग का सूत्रपात किया वहीं पर उसने कुछ आप कह लीजिए कुछ समस्याएं भी, कुछ विषमताएं भी समाज में उपस्थित कर दिया, और वो था कि एक सामाजिक और आर्थिक असमानता को लेकर। अब ये सामाजिक और आर्थिक असमानता क्या थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कैसे ये उत्पन्न हुआ, इस और सारी बातें हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इसको अपलोड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, कई घंटे लग जाते हैं। तो आज की बात मैं यहीं समाप्त करूंगा और अगले टर्न पर मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।